यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिल्म वायलिन कलाकार अशोक जगताप से जी श्याम की बातचीत। पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुने इसका दूसरा और अंतिम भाग। ये है अशोक जगताप की वायलिन पर बजाई कुछ फिल्मी धुनों की झलक। यादों का सिलसिला कार्यक्रम में श्रोताओं आपका स्वागत है। आप गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, स्टेज के प्रोग्राम देखते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से आप जुड़े होते हैं। जो सामने हमें नजर आता है वो हमें याद रह जाता है। जैसे कि पर्दों पर जो है जिनके ऊपर फिल्माए गए होते हैं वो नायक नायिका याद रह जाते हैं, वो सिचुएशन याद रह जाती है। जब गाने हम सुनते हैं तो गायक याद रह जाते हैं, संगीतकार याद रह जाते हैं, और जो पर्दे के पीछे के जो लोग हैं वो सामने निखर कर उभर कर नहीं आते। गाना सिर्फ आवाज से और पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट या धुन से नहीं बनता। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलकर उसे मधुर, कर्णप्रिय और मेलोडियस बनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो कलाकार आए हैं, पिछले 55 वर्षों से इन्होंने एक वायलिन वादक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, और ऐसे कोई भी संगीतकार नहीं रहे हैं जिनके साथ इन्होंने वायलिन ना बजाई हो। आज जो है हमारे साथ पुराने ज़माने से लेकर अभी तक वायलिन के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, और संगीत के क्षेत्र में भी, खास करके जो फिल्म संगीत है उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। पुराने कल्याण जी आनंद जी से लेकर हिमेश रेशमिया तक, बप्पी लहरी तक इन्होंने जो है संगीत में अपनी रुचि दिखलाई है, और जो इनका आर्ट है वो हमें सुनाई भी देता है। वायलिनिस्ट अशोक जगताप जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियोज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते श्रोतागण। आप जो बातें हमें बता रहे हैं, हम मंत्रमुग्ध से होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आपसे बात करते ही रहें, और उन यादों के साथ में हम भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पुराने दौर में अपने आप को देखते हैं, अभी भी आप सक्रिय हैं, और देखिए कितने अच्छे से अपनी याददाश्त के द्वारा हमारे श्रोताओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसी बातें बता रहे हैं जो पता नहीं चलती। जैसे कि पता नहीं चलता कि एक संगीतकार का नाम भर पता चलता है, लेकिन संगीतकार के पीछे जो दूसरे संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगीतकार हैं अपने आप में और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में जो जाने जाते हैं, उनसे जो गीत खूबसूरत बनता है, कर्णप्रिय बनता है, सुनने योग्य होता है, वो आप जैसे जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मिलके उस गाने को और अच्छा बनाते हैं। हम सिर्फ गायक और गायिका को ही याद रख पाते हैं, गीतकार को ही याद रख पाते हैं, संगीतकार को ही याद रख पाते हैं। सही बात है। बाकी उस गाने को जो उभारा गया है, जो अरेंजर जो आपने बताया, उनका नाम हमें पता नहीं होता। जो पूरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जैसा आपने बताया कि 10, 20, 30, 40, 50 तक बैठते हैं, जो वायलिनिस्ट, मैंडोलिन है, गिटार है, ये तमाम चीजें। अच्छा हाँ, गिटार से याद आया मुझे कि गोरख शर्मा जी जो हैं, गोरख शर्मा एक्चुअली पैरेलल की फैमिली जो है, पैरेलल शर्मा पूरा फैमिली म्यूजिशियन का है। उनके फादर राम प्रसाद जी, उन्होंने शुरू किया है। तो सब बेटे उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उनमें से एक गोरख है। बाकी दूसरा सबसे बड़े गोरख थे, उसके बाद नहीं, सबसे पहले प्यारे भाई, बाद में गोरख, बाद में आनंद। आनंद वियोला बजाता है। वियोला यानी एक वायलिन से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा अलग टोन होता है उसका, बेस ज़्यादा होता है। उसके बाद नरेश,
वो भी वायलिन बजाता था। और वो भी अरेंजर, काफ़ी जगह उन्होंने अरेंजमेंट किए। अनु मलिक है, नदीम श्रवण वगैरह। उसके बाद एक है महेश शर्मा। जी। तो महेश है, किशोर महेश करके वो म्यूजिक डायरेक्टर पेयर थी, जिन्होंने वो गाना उनका बहुत फेमस है, चूड़ी मंगा न देना, वो उनका गाना है। वो भी वायलिनिस्ट थे। तो पूरे फैमिली में ही था। तो एक गोरख ने पहले शुरुआत किया मैंडोलिन से, और उसके बाद में फिर उसने गिटार पकड़ी। और गिटार में ऐसी मतलब इतना महारत रियाज हासिल कर किया, लीजिए। महारत हासिल की। उसका वो सोलो शायद आपको याद होगा, कर्ज फिल्म का, जी जी जी। बहुत फेमस है एक वो हसीना चीज। थी एक दीवाना था, इस गाने के बीच में है जो, कौन सा या वो फिर गाना? जो रफी साहब की आवाज में गाना है। हाँ हाँ। जी। तो वो गाना सुना दीजिए बिल्कुल, ना। वो अभी सुनाते हैं। हाँ पूरा उसमें वायलिन था जो प्यारे लाल जी ने बजाया था, और कर्ज में एक गाना था, एक गिटार हसीना है। थी, एक दीवाना था, उसमें गिटार था। तो कौन सा वाला गाना हम आपको सुनवाएं? नहीं, कौन सा मैं याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है। आप वो याद टंग करोगे बाद में। टंग टंग हाँ, टंग ये भी टंग टंग करेक्ट टंग करेक्ट। टंग 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 बराबर, बिल्कुल, आप तो बहुत जानते हैं टंग यार। टंग टंग तारारारा। मैं ये गाने की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो एक हसीना थी। जी बिल्कुल, हाँ, कर्ज फिल्म का ये गाना अब हम अपने श्रोताओं बहुत को बहुत सुनवाते फेमस हुआ था ये। हैं। जी 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 जी। वो भी आज हमारे में नहीं रहे। गोरख जी, उनकी मृत्यु हो करीबन 2-3 साल हो गए। बहुत अच्छे म्यूजिशियन, पैरेलल के फैमिली में सभी म्यूजिशियन रहे, एक से बढ़ के एक। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, श्री और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था।
रानी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीं, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाहत धड़कती थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान की, अक्ल हैरान की, सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ, उस पे ये दर्द था, उसका ये फर्ज था, फर्ज तो कर्ज अपना चुकाना था। ला 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 इस गीत को सुनने के बाद अशोक जगताप जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यादों का सिलसिला ये कार्यक्रम का नाम है और बिल्कुल ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो संगीत से जुड़े हुए जो थे कलाकार, उनके साथ तो सभी के साथ आपने काम किया हुआ है, बिल्कुल। लेकिन जो पर्दे पर दिखलाई हमें देते हैं नायक नायिका और जो दूसरे कैरेक्टर करने वाले जो अभिनेता अभिनेत्रियां हुआ करते थे, उनमें से आपका इंटरेक्शन किन के साथ ज्यादा था? कौन आपको पसंद थे उस वक्त, एक्टर्स या एक्ट्रेस? जी, उनसे मेरा पर्सनल इतने नियर हम लोग हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। जी 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 जी। बावजूद इसके कोई तो जो पसंद के आपके रहे होंगे, जब उनके लिए किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा वाकया किस्सा? नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं। बाकी मेरे फेवरेट दिलीप, देवानंद और इनमें से तीनों में तीन थे ना, जी,
तो उनमें से राज कपूर मेरा फेवरेट रहा उस टाइम पे। राज कपूर। और उनके गाने वगैरह जो थे आर के शंकर जी किशन के गाने, तो उनके गानों में आपका वायलिन है? हाँ, काफी गानों में। राज कपूर जी की फिल्म के? एक्चुअली उनके शुरू में जो आवारा वगैरह आई तब मैं बम्बई में नहीं था। तब नहीं थे आप? उसके बाद में शंकर जी किशन का हमने काम किया। अभी हमारा फ्रीलांस रहता है, तो जब भी डेट एडजस्ट होती है तो फिर उस म्यूजिक डायरेक्टर के पास हम जाते थे। हाँ जी, वो तो जी। लेकिन हर म्यूजिक डायरेक्टर के फेवरेट म्यूजिशियन थे, उनको हमेशा बुलाते थे, तो अनऑफिशियल ग्रुप बन जाता था। फॉर एग्जांपल आरडी का ग्रुप, वो जो हमेशा उसके बंगाली ज़्यादा थे और बाकी भी थे, लेकिन तो आरडी का ग्रुप हो गया। अभी एलपी के पास सबसे ज़्यादा वायलिन रहते थे, तो वो एलपी ग्रुप बन गया। तो फिर होता था क्या कि अभी ग्रुप बन गए तो म्यूजिक डायरेक्टर भी वो एक इंसिस्ट करता है तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैंसिल हो जाते थे रिकॉर्डिंग जी। अभी हमारा तो नुकसान हो जाता था ना। हाँ, ये तो है। आई टाइम पे अभी क्या तो दूसरे का ले भी नहीं सकते। जी जी जी। तो या तो कभी भी हम दूसरे का बुकिंग लिया और फिर अचानक इनका तो फिक्स हुआ, तो फिर तो adjust बहुत करना बड़ा मुश्किल हो जाता। प्रॉब्लम, जी तो नाराज हो जाते थे। जी। तो फिर कट कर देते 1-2 दिन, फिर अपने आप ही जरूरत पड़ती तो बुलाना नहीं पड़ता, तो फिर जी। ऐसा होता था। अच्छा, जो पुराने गायक हैं, जो गायिकाएं हैं, उनके साथ तो आपने काम किया। आपके फेवरेट गायक कौन थे? रफ़ी साहब ही। क्या बात है। और गायिका? गायिका में लता जी है, वो सवाल ही नहीं पैदा। यहाँ सवाल ही ऐसा हमने लिया है नहीं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी के लिए भी नहीं बिल्कुल पैदा बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अच्छा, नए जो हैं, जो गायक हैं, गायिका हैं, उनमें आप
किन्हें पसंद करते हैं? शब्बीर कुमार और अनुराधा जी, इनके बारे इनसे में मेरा बताइए। बहुत क्लोज परिचय रहा। जी। शब्बीर कुमार तो क्या मेरे गांव का है, ही इज फ्रॉम बड़ौदा। अच्छा। तो उसका सबसे पहले टेस्ट मैंने लिया, उसने कभी स्टेज पर आया ही नहीं था। तो उस जमाने में मेरा लोकल ऑर्केस्ट्रा चलाता था अच्छा। बड़ौदे में। जी जी। तो ये एक दिन आया, उसका दोस्त लेके आया, बोले गाता है ये। मैं समझा होगा ही कोई, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आता रहता था टाइम खराब करने। लेकिन इसने जब गाया ना, क्या मुझे बात। अभी याद है, मेरे दुश्मन मेरे दोस्ती को तरके ये तर्ज से ये गाना उसने गाया था। इतना खूबसूरत गाया ना, मैं बोला लाजवाब, बहुत अच्छा। फिर हमारे हर एक प्रोग्राम में आता था। उसकी नाइट थी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का 10 रुपया। फिर 15 हुआ, 20 हुआ, ये करीबन 3-4 साल हमारे साथ गाता था उधर ही। अरे वाह, क्या बात। और फिर वो बम्बई आया उषा जी के पास, और उधर वो पहला ब्रेक उसको मिला। 3-4 सिंगर थे साथ में, और बाद में पंचम ने भी बुलाया, उस तरह से जम गया उसको। उन्होंने लोकप्रियता बहुत हासिल की और बिल्कुल। बहुत अच्छा गाते हैं शब्बीर ये कुमार। अनुराधा है, उसकी भी पहली ट्रायल हम लोग ने, मैंने ली थी। उसके पहले उसने कभी लाइफ में गाया नहीं था कहीं। तो कहाँ पर? तो यहाँ बम्बई वडोदरा? आने के बाद भी मैंने एक लोकल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया यहाँ अच्छा, का। यहाँ मुंबई में। हाँ, तो इसकी मदर, इसका नाम पहले था अनुपमा। अच्छा। उसकी मदर लेके आई, बोले लड़की गाती है, जरा आपके ग्रुप में कुछ ब्रेक दो इनको। तो सुना हमने गाना, लाजवाब, बहुत ही अच्छी गाती थी। तो भी हमारे ग्रुप में उसको कितना पेमेंट देते थे? 25 रुपया था एक शो का। करीबन 2-1 साल गाई हमारे साथ। ये किस सन की बात होगी लगभग, अगर याद आ रहा ये है? मेरे ख्याल से 63 के आसपास की बात है। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद उसकी शादी हुई है अरुण पौडवाल, बहुत अच्छा एकॉर्डियन प्लेयर था। जी जी। और कल्याण जी के पास वो आता जाता था। तो फिर उसका मतलब वो लिंक मिल गया, उसको करेक्ट रास्ता मिल गया और चल पड़ी भी है। ये दोनों के साथ मतलब अभी भी अच्छे संबंध है। अच्छा। और जो नए जो उभरते हुए संगीतकार हैं, खास करके वायलिन में, अब जैसे कि आपने बताया कि जो वक्त के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से जो है अब इंस्ट्रूमेंट्स और ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है तुम्हारा वो कम होते इस्माइल जा रहे हैं। दरबार, वो भी वायलिनिस्ट था हमारे साथ। वायलिन बहुत जूनियर था हमारा, हाँ। वायलिन बजाता था। बोले अशोक जी मुझे बहुत बहुत बड़ा ब्रेक मिला है। मैं बोला क्या बड़ा ब्रेक? तो उसकी फिर हम दिल दे चुके सनम। हाँ, तो उधर सनी स्टूडियो में हमको गाने सुनाता था एक एक। हम्म। बोर करता, छोड़ता ही नहीं था, ये सुनो ये सुनो। लेकिन उसका वो पिक्चर बहुत अच्छा चल गया। जी जी जी, बहुत अच्छा संगीत। वायलिन ही बजाया वो बहुत। जी जी। हाँ, कभी कभी अभी ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा इसको सजाता है गाने का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्केस्ट्रा ने, लेकिन गाने का कंपोजिशन ही इतना अच्छा होता है और सिचुएशन के अनुसार मतलब वो बहुत खूबसूरती से कंपोज किया होता, और गाने वाला अच्छा हो तो विदाउट ऑर्केस्ट्रा भी बहुत अच्छा लग सकता है। उसकी मिसाल देता हूँ। ये गाना है मेरी जान कहो मेरी जान। इसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और उसका नाम है वाइब्रोफोन। और वो हमारे दोस्त बजी लॉर्ड है, जो कर्सी लॉर्ड के छोटे भाई, अच्छा। अभी भी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। उन्होंने बजाया, इतना खूबसूरत बजाया। वो इंस्ट्रूमेंट मतलब वो गाने में और कुछ है ही नहीं, खाली यही है। मेरी जान कहो मेरी जान फिल्म है अनुभव, और उसके अंदर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसका नाम है वाइब्रोफोन। जी, वाइब्रोफोन क्या है? वाइब्रोफोन में यानी ऐसी स्टील की पट्टियां होती है, एक जैसा स्ट्रेचर जैसा तुम्हारा होता है ना, उसके ऊपर वो पट्टियां रखी होती है, और दो हाथ में 4 दोनों मिलके, ये हाथ में 2 ये हाथ में 2, वो ये उसको ये पकड़ के और उससे वो बजाते। आपने फिल्म में देखा होगा शायद। जी 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 जी। तो उसमें वो जो इलेक्ट्रिक ये होता है, उसकी मोटर वो घूमती रहती, तो वाइब्रेशन बहुत आता है। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत लगता है। हाँ। बहुत सारे गाने में यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल न किसी की आँख का नूर है, उसमें भी उसका बहुत अच्छा यूज हुआ है। तो इसको वाइब्रोफोन कहते हैं। जी। और वो बजाया, मैंने बताया ना, वो बजाया बजी लॉर्ड, केसी लॉर्ड के छोटे भाई। बहुत खूबसूरत बजाया है। आप सुनिए जरूर ये गाना। जी जरूर, और अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
मेरी जान मेरी जान सूखे सावन बरस गए कितनी बार आँखों से सूखे सावन बरस गए कितनी बार आँखों से दो बूंदे ना बरसे इन भीगी पलकों से मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान मेरी जान मेरी जान होठ झुके जब होठों पर सांसें भी हो सांसों में होठ झुके जब होठों पर सांसें भी हो सांसों में दो जुड़वा होठों की बात को आँखों से मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान मेरी जान मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान मेरी जान मेरी जान। श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अशोक जगताप जी से, और अशोक जी अपनी पुरानी यादों के साथ स्टूडियोज में हैं विविध भारती के, और आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे इन्हें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हमें पता चल रही हैं। कई ऐसी बातें, कई ऐसे खुलासे जो ऐसे समझ में नहीं आते क्योंकि उसे हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो इस पूरे संगीतमय यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री की उसमें एक पार्ट के रूप में है। और आप तो जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक बूंद के रूप में से ही एक संगीत के फनकार के रूप में इन्होंने जो काम किया, जो इनकी यादें हैं, वो आज हम तक पहुंच रही हैं। अच्छा, एक बात ये है कि इतने पुराने अनुभव के साथ, आपके इतने अनुभव के बावजूद इसके आप कहीं से ये नहीं लगता कि आप थक गए हैं। नया जो आ गया है, नई जो आधुनिक प्रणाली चल रही है, उसमें आप पूरी तरह से आप आधुनिक भी हैं, क्योंकि आप जो हैं सोशल मीडिया से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, रेयर फोटोज़ होते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। संगीत के बारे में आप कई चीज़ें शेयर करते हैं, बताइए कुछ। जाते जाते मेरी किताब के बारे में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। तो मैं आज मेरे सारे अनुभव मैंने एक किताब में लिखे हुए हैं, जी, जो अमेजोन से लेकर हर एक इसमें अवेलेबल है। उसका नाम है गोल्डन इरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। आप खाली इतना लिखो और मेरा नाम लिखो तो यू कैन सी द बुक। उसमें हर एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, और जो जो भी हुआ मेरे लाइफ में पिछले 50-55 साल में, वो सब उसमें है जी। और सोशल मीडिया पर भी जो है आप बहुत एक्टिव रहते हैं। भी बहुत राइटिंग किया है मैंने। हालांकि आजकल बंद कर दिया है जी, बाकी पहले बहुत लिखा है सब। 2021 तक के तो मैंने पोस्ट देखी हैं आपके। अच्छा, नहीं बराबर, आप बिल्कुल कह रहे हैं जी। तो ये जो बदलाव आया है संगीत के क्षेत्र में, और जो कार्य करने का जो ढंग है उसमें जो बदलाव आया, उसे आप किस रूप में देखते हैं? पहले जो है पूरे एक साथ मिलके काम करते थे। समय के साथ अपरिहार्य है बदलाव जो है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी और पुरानी जाती रहेगी। उसका गम करके कुछ फायदा नहीं, खाली सिर्फ यादें रहेगी। अभी वो गोल्डन एरा की जो मेलोडी और जो खूबसूरती थी वो खत्म हो गई। अभी का जमाना अलग है, लेकिन शायद आज की जनरेशन को वही अच्छा लगता है। हाँ जी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो बताई बात, जिस समय आप काम कर रहे थे वो भी पिछले जमाने के लिए नया ही था। उस जमाने में नया था। जी जी, जो अभी हम पुराना जिसे कह रहे हैं, आज जो है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि कई हमारे श्रोता साथी सिर्फ 4 स्टूडियो थे जी, बड़े मेन स्टूडियो जी। एक तो फेमस स्टूडियो आपने नाम सुना होगा जी जी, ताड़देव में जो ताड़देव,
बहुत है, मतलब 80% अच्छे अच्छे गाने सब गुजर हुए हैं। जी जी उसके बाद में फिल्म सेंटर, वो उसके थोड़े से आगे था, मतलब वहाँ से टैक्सी में जाओ तो 3 मिनट में पहुँच जाओ, इतना नज़दीक था जी। फिल्म सेंटर। वो भी बहुत बड़ा स्टूडियो था। और एक था महबूब स्टूडियो, बांद्रा। और हाँ, और एक बॉम्बे लैब दादर में था। जी। ये चारों स्टूडियो में मोस्टली सब काम होता था। हम्म। और एक तो आपको किस्सा याद आया तो बता दूं क्या? बताइए, बिल्कुल बताइए। तो ये बॉबी का गाना जो था, जी वो पहले फेमस स्टूडियो में हुआ। जी। कौन सा? मैं शायर तू हूँ। मैं शायर तो नहीं। हाँ, और गाना पूरी तरह से हो गया। राज कपूर वगैरह, खुद राज कपूर तो हर एक गाने में आता था, वहाँ भी आया गाना। और उन लोग डिस्कशन करने बैठे, हम लोग निकल गए। बोले राज कपूर को पसंद नहीं है उस रिकॉर्डिंग। अभी वहाँ ये गाने में 100 म्यूजिशियन थे कोरस को मिलके, लेकिन वो अच्छा। पसंद नहीं है उसको। तो हम तो निकल गए घर पे। 2 दिन के बाद मैसेज आया कि भाई ये गाना फिर से करना है। अच्छा। तो ये गाना हुआ था नवरंग स्टूडियो में। तो नवरंग स्टूडियो का जो रिकॉर्डिस्ट था वो बहुत फेमस और अच्छा, अच्छे में अच्छा था। मीनू कात्रा नाम सुना होगा आपने। जी। तो वो इतना अच्छा रिकॉर्डिस्ट होने के लिए राज कपूर ने बोला इधर ही करते हैं। और रिकॉर्डिंग हुआ, और पार्टी वगैरह हुआ सब। और रात को 12 बजे आर डी बर्मन भी आया से सुनने के लिए। जी वो अच्छा, मतलब इन लोग का रिलेशन अच्छा था, प्यारे भाई का और उसका। जी जी वो लोग पहले पिक्चर में असिस्टेंट भी थे ना, भूत बंगला में। जी 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 और मोहतौरकर वो म्यूजिशियन भी था ना। जी जी। तो सब हो गया, पार्टी वगैरह हो गई। सब म्यूजिशियन को, करीबन 100 म्यूजिशियन थे, सबको अच्छे से ट्रीट किया। और बाद में 2 दिन के बाद खबर आई कि भाई वो गाना फिर से करना पड़ेगा। तो क्या बात है, बोला कमाल है, इतना बड़ा खर्चा किया है 100 म्यूजिशियन का, और 2 दिन के बाद वो गाना फेमस में रखा, और वो ओके हो गया वो। लेकिन वो स्टूडियो की, मीनू कात्रा की तो लाइफ खराब हो गई। बाद में थोड़े दिन में कैंसर हो गए, गुजर गए वो। लेकिन ऐसा हो गया था। कभी कभी ऐसे अजूब व गरीब किस्से होते हैं। दूसरा एक याद आ रहा है तो, कुछ ना कहो, आर डी बर्मन का गाना, 1942 लव स्टोरी। हाँ, तो वो गुजर जाने के बाद 15-20 दिन के बाद हमको फोन आया, भाई आर डी का गाना है। हम बोले भी क्या बात है, पंचम तो नहीं है अभी। मैं बोला बराबर बोल रहा है। तो बोला हाँ तुम आ जाओ फिल्म सेंटर। तो हम लोग गए, तो पंचम नहीं था, उसका फोटो लगाया हुआ था, अगरबत्ती लगाई थी, स्कोर सब रेडी रखा था, बबलू चक्रवर्ती ने रखा था। हमको तो खाली हमारा पार्टी बजाना था। टेक्नोलॉजी बदल गई तो ट्रैक सिस्टम आ गई थी, तो हमको खाली वायलिन का पार्ट बजाना। तो बजाया हम लोग ने। और मतलब वो बाद में भी, उसके डेथ के बाद ये पिक्चर आई। ये गाना बाद में हुआ, वो मेरे को याद है। कुछ ना कहूँ। हाँ, कुछ ना कहूँ में आपने प्ले किया है। हाँ, इसलिए याद रहेगा कि भाई पंचम जाने के बाद तो ये गाना सुना था। तो जी बिल्कुल, ये गाना सुनाते हैं। हाँ। 1942 लव स्टोरी का ये गाना। हाँ। जी, कुछ ना कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस
एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। छलके पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। अशोक जगताप जी, एक बार फिर आपका स्वागत है यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम में। अब जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक लगभग सभी संगीतकारों के साथ में काम किया है और आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ में, वायलिन के साथ में प्यार रहा है। इसके अलावा भी आप कोई दूसरा वाद्य कभी आपने बजाया है या ट्राई किया है कभी आपने? हाँ, दूसरा एक वाद्य है, उसका नाम स्वर्लिन। वो भी मैंने बजाया, लेकिन बहुत कम पिक्चर में बजाया। एक नैयर साहब का कोई गाना था जो बाद में फेमस तो नहीं हुआ। नैयर साहब की भी स्टोरी कहने जैसी है। जी जी, वो नैयर जी के भी बारे में बताइए। वो इतना स्ट्रिक्ट थे, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है, और एक टाइम नहीं कई टाइम। वो डिसिप्लिन के इतने चाहते थे कि किसी को अगर 1 मिनट भी लेट हो गया ना, एक्चुअली 1 मिनट, तो उसको वापस जाने का बोलते थे। फिर चाहे वो कोई भी हो, उनका खुद का नुकसान हो जाएगा, वो गाने का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर नहीं आया, लेकिन फिर भी चलाते थे कैसे भी। उन्होंने रफ़ी साहब को भी एक टाइम वापस, जी हमने सुना है, शंकर जंक्शन का लेट हो गया थोड़ा सा, उनको भी हरिप्रसाद चौरसिया को भी वापस भेजा। और हमारे एक बार रिदमिस्ट भी 3-4 साथी आए नहीं, 3-4 जन थे। अभी रिदम के बिना कैसा गाना करेंगे, लेकिन वो आदमी ने किया, सिर्फ स्पेनिश गिटार पर रिदम लिया और वो गाना हिट हो गया। वो गाना याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन बहुत हिट हो गया गाना। उसके बाद कई वर्ष हो गए, धीरे धीरे उनका काम काफ़ी कम हो गया। बीच में बरसों की लंबी गैप हुई। उसके बाद एक गाना उनका रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में हुआ, तो उस दिन भी लेट हुआ थोड़े लोगों को। मैं बोला गए अभी
इन लोग को धक्का पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सॉरी वो फिल्म सेंटर में नहीं, अपना महबूब स्टूडियो बताया, तो उन्होंने अलाउ किया, कुछ नहीं बोले। हाँ हाँ। तो हम लोग को भी सेंटिमेंट मतलब ऐसा लगा कि ये आदमी, सब जन बहुत प्यार करते थे उनसे इसके बावजूद भी, क्योंकि वो इतना दिलदार था, बोलता है ये म्यूजिशियन है इसलिए मैं हूँ, नहीं तो उनको म्यूजिशियन को निकाल डालो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा मुंह पर बोलते थे। क्या बात। ये एक ही आदमी बोलता था ऐसा। ओपी नैयर जी। हाँ, और कभी किसी पर खुश दिया तो कुछ भी देता था, किसको याद नहीं रहा है, उसको गोल्डन घड़ी दे दी उसने, इतना खुश हो गया था उसको, बहुत दिलेर आदमी था। तो हम लोग ने सोचा इतने साल के बाद आ रहे हैं, तो हम लोग ने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के उनके लिए सब क्या बोलते हैं वो फ्लावर बुके सब मंगाया, और उनको जो पहनाया तो उनके आंख में आंसू आ गए। बोले आप लोग इतना प्यार करते हैं, मैं तो इतने साल के बाद आ रहा हूँ तो भी आपको, मैं बोला नैयर साहब आपको तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ग्रेट आदमी, सब बहुत प्यार करते थे। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और कोई किस्सा, कोई वाकया कोई छूट रहा हो आपको लगता है कि बताना चाहिए? दत्ताराम जी का था, दत्ताराम जी ने भी अच्छा बहुत अच्छा गाने दिए जी, वो। जी जी। लेकिन बाद में शंकर जी से उनकी अच्छी नहीं बनती थी तो छोड़ दिया उन्होंने वहाँ से। अच्छा। तो फिर पैरेलल से थे, पैरेलल का काम उस टाइम फुल फॉर्म में था। जी।
तो जिनको भी तकलीफ होती थी, कोई भी अरेंजर ये, तो सबको बुला लेते थे। तो आखिरी आखिरी दिनों में वो हमेशा आया करते थे, लक्ष्मीकांत पैरेलल के हर रिकॉर्डिंग में आते थे। उनको ये हो गया था स्पॉन्डिलाइटिस होता जी, तो पट्टा पहन के आते थे, लेकिन अच्छा, वो आता है। बाद में मैंने रेकमेंड किया था उनका नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, जी मतलब म्यूजिक कैटेगरी में भी देते थे उस टाइम जी पे। जी, तो बहुत खुश हो गए। मैं बात किया, मैं बोला दत्ताराम जी आपके लिए ये किया है। वैसे मेरा उनका परिचय पहले, उनका लड़का था, मेरे को बोला तू सिखाएगा क्या इसको? मैं बोला इतने दूर से आने को तैयार हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं है। तो फिर हमने ये अवार्ड देने का डिक्लेयर हो गया, सब हो गया। लेकिन फंक्शन के दिन 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया, बोले यार मैं नहीं आ सका, गोवा में ऑलरेडी रिटायर होके जा चुके थे। बोले एक काम कर, मेरा अवार्ड तू ले ले और बाद में किसी के साथ भेज दे। जी, तो वैसे मैं गया स्टेज पर, उन्होंने ऑन हिज बिहाफ आई टुक इट क्या एंड सेंड इट टू हिम। याद रहे, बहुत गुणी कलाकार, दत्ताराम जी, बहुत अच्छे संबंध रहे इन सब लोग के साथ। आज सबको मैं मिस करता हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आज नहीं रहे, एक से बढ़िया एक थे। शिवजी, हरि जी ये फिल्म इंडस्ट्री में ही थे, बाद में क्लासिकल उन्होंने लाइन बदल डाली। बाकी शुरू शुरू में तो लक्ष्मीकांत पैरेलल के हर रिकॉर्डिंग में आते थे वो, चाहे उनका पीस हो या नहीं हो। बांसुरी का पीस हो या ना हो, पीस नहीं होगा नो मैटर, पर वो उपस्थित हाँ रहते थे। चाहिए। पैरवे बोलते मुझे ही चाहिए। जी 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 तो ऐसे ऐसे 2 दिन वो टाइम ऐसा था ना। जी, पैरवे का गणपति होगा था तो बड़ा मजा आता था। उनके घर पे गणपति बैठा था उस जमाने में, जी जी और सब म्यूजिशियन जाते थे उधर। जी खास करके विसर्जन तो मेरे को बहुत याद है। जी, और बड़ी बस आती थी, पहले तो उनके नाके तक जा, वो रहते महबूब स्टूडियो के बाजू में, तो सब नाचते गाते सब महबूब स्टूडियो तक आते थे। उधर चौराहे पर डांस भी करते थे और फिर थोड़ा आगे जाके फिर बस पकड़ते थे, जाते थे। रात को फिर वापस खाना खाने जी। पार्टी भी होती थी। अशोक जी, आप हमें ये बताइए कि बहुत सारे गाने हैं, आपने सुनाए भी हैं और जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपके दिल के करीब आज की इस डेट पर, वर्तमान में कौन सा गाना है जो आपको याद आ रहा है, जो आपको पसंद है? आज की वर्तमान स्थिति देखते हुए बीते दिनों की मुझे याद आती रहती है, इसलिए मुझे ये गाना जो है, याद न जाए बीते दिनों की, वो आप बजाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात, क्यों हमेशा याद आती रहती है। पुराने अभी सिर्फ याद ही सहारा है, ऐसा म्यूजिक ना तो फिर से बनेगा, जो बन चुका है वो बन चुका है। ये गाने की और एक विशिष्टता है कि जैसे मैं बोलता था कि अरेंजमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है गाने में। अगर आप केयरफुली ये गाना सुनोगे तो आज तक आप सुन रहे थे तो गाना ही सुनते और उसको महसूस करते थे और बहुत अच्छा लगता था आपको, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आज आपको याद दिला देता हूँ कि वो इसलिए कि उसकी जो अरेंजमेंट है इतनी खूबसूरती से की है सेबेस्टियन डिसोजा ने। अभी याद न जाए होने के बाद जो छोटे छोटे पीस है वो आप केयरफुली सुनो, तो वो पीस अगर न होते तो गाने की लिंक नहीं लगती थी, वो गाना इतना खूबसूरत नहीं लगता था। उसके बाद भी अंतरा बजेगा तो भी आप केयरफुली सुनो, गाना मत सुनो, मतलब एक टाइम वो खाली सिर्फ पीछे क्या बजता है कान लगाकर अच्छे से सुनो तो आप उसको अप्रिशिएट कर जरूर करोगे। शुक्र है भगवान का हमको मौका मिला ये गोल्डन इरा जो था उसमें काम करने का। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिनों की।
आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। कल्याण जी आनंद जी के बारे में एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, और वो बात है शो लाइन की। आपको सरप्राइज होगा, लेकिन उन दिनों कल्याण जी आनंद जी के बहुत सारे शो होते थे। महीने में कम से कम 7-8 शो तो कम से कम हुआ करते थे। पता है आपको सिंगर कौन होता होगा? ऑर्केस्ट्रा बड़ा रहता था, 30-40 म्यूजिशियन रहते थे, और सिंगर पता है, आप सरप्राइज हो जाएंगे, सिंगर अमिताभ बच्चन खुद आता था। उन दिनों में उसका नया गाना बहुत नया नया आया था, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो वो गाना तो वो जरूर गाता था। उसके अलावा और 1-2 गाने गा के फिर वो चला जाता था। मतलब उसके पास उतनी फुर्सत थी कि वो शो में आ सके। वो गाना उसका तो बिल्कुल सुपर हिट, और उसमें वंस मोर तो मिलना बिल्कुल पक्का था। इसके अलावा कुमार चानू है, फिर अलका याग्निक है, वो बहुत यंग लड़की थी, और फिर साधना सरगम। सरगम तो वो एकदम ही बच्ची थी, हार्डली 13-14 साल की होगी। और कॉमेडी आइटम देने के लिए 2 जन फिक्स थे, एक तो जॉनी लीवर और दूसरा दिनेश हिंगू। दिनेश हिंगू तो मेरा बहुत बचपन का ही दोस्त है, क्योंकि वो भी वडोदरा से और मैं भी वडोदरा से हूँ, तो हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती। तो ये 2 जन मिमिक्री के लिए आते थे। और अनाउंसर उस जमाने में तबस्सुम का बहुत नाम था। उसका वो टीवी शो तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, फूल खिले गुलशन गुलशन। तो हर शो में तबस्सुम ही अनाउंसमेंट करने को आती थी, और शो में इतनी हंसी मजाक और इतनी मस्ती चलती थी कि वो दिन कभी भूला नहीं जा सकते। बहुत मजा आता था। और सारे के सारे शो षण्मुखानंद हॉल में ही होते थे। बस वो मजे के दिन थे। तो कुल मिला के ये है कि आप पुरानी यादों के साथ अभी भी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। खास बात ये है कि आप संगीत से जुड़े रहे हैं, और जो नए संगीत से जुड़ने वाले लोग हैं या जुड़े हुए लोग हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संगीत जो मैं तो ये है। कहूँगा कि एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कह सकता हूँ। एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट मतलब जो अपन हाथ से बजाते इंस्ट्रूमेंट या तो मुंह से, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट न सीखे, क्योंकि कुछ उसमें से तुमको कुछ तुम्हारा पेट पाल सको ऐसी सिचुएशन आज है नहीं। अगर तुमको सीखना ही है, नई टेक्नोलॉजी सीखो, कीबोर्ड, पियानो, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट सीखो, और नए को टाइप के कंपोजिशन बन रहे हैं, उसको तुम कुछ कर सकते हो। तो नई टेक्नोलॉजी अपना सकते हो तो ही इस फील्ड में आओ, नहीं तो इट इज नॉट वर्थ। जैसे कि आप अपना रहे हैं, आपने हाँ। हिमेश रेशमिया जी जो नए संगीतकार हैं उनके साथ भी काम किया है। हाँ, ये सब रखते थे ना, हिमेश है, जी। तो वो भी वायलिन रखता था शुरू में। हाँ, फिर बाद में बंद हो गया। फिर रहमान की रिकॉर्डिंग 80-90% मद्रास में होते थे, जी लेकिन जब कभी बम्बई में करता था तो हम लोग जाते थे। जी। हाँ। लेकिन अब वो बदलाव आ गया है। नहीं, अब तो वो यूज ही नहीं करते, ग्रुप वायलिन वगैरह को गया। अब इस तरह से सॉन्ग 50 वायलिन की लोग भी 30 टाइम लोग निकल ऐसा गई, नहीं। पूरा टेक्नोलॉजी बदल गया।
म्यूजिक का स्टाइल बदल गया। वो जो ओल्ड टाइमर है हमारे जैसे, हमको तो वही पुराना मेलोडियस संगीत ही जो अच्छा है लगता है। songs, हाँ। और मेरे जैसे बहुत ये ख्याल रखने वाले बहुत सारे नए जनरेशन के भी लड़के मिलते हैं, जी जी। बहुत पुराने गाने हम अभी तक सुनते हैं। और आप मार्क करो कि स्टेज पर प्रोग्राम चलते हैं तो ज्यादातर पुराने गाने लिए जाते हैं और लोग बहुत चाव से सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब वो इमोरल है। ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हैं कि आपके साथ का ये जो सिलसिला था बातों का, ये यादों का सिलसिला में अब करते हैं हम खत्म, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुंदर तरीके से अपने जीवन को जो आपने जिया है उसी तरह तो से मैं बोलता हूँ आपको थैंक यू वेरी मच। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वायलिन कलाकार अशोक जगताप से जी श्याम की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।